हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको फिर से वेक्टर का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं। और वो वेक्टर जो मैंने पढ़ाया था पिछले क्लास में, मैंने शुरू में बहुत बेसिक चीजें पढ़ाया था। जैसे मैंने बताया था कि वेक्टर वेक्टर किसको बोलते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, वेक्टर का डायरेक्शन कैसे हम लोग देखते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे देखते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर बताया था। टाइप ऑफ वेक्टर में मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें बात बताई थी और उसमें हमने बताया था कि सबसे पहले बताया था नल वेक्टर क्या होता है, इक्वल नल वेक्टर के साथ बाद मैंने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था, पैरेलल वेक्टर के बारे में बताया था, एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में बताया था, उसके बाद लाइक वेक्टर के बारे में बताया था, अनलाइक वेक्टर के बारे में बताया था। अब मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो 5th नंबर का था वो था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के बारे में बता रहा हूं। इक्वल वेक्टर उसे बोलते हैं वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। वैसा दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। मान लिया कि हमने देखा एक वेक्टर ए है, ठीक है, ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है। इनको इक्वल वेक्टर तभी बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए is equal to magnitude of vector b and डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर से। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। अगर दोनों को फॉलो करता है तभी हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, इक्वल है, ठीक है। यानी जैसे हमें बोलेगा, प्रॉब्लम में बोलता है, कभी कभी बोलता है कि भाई दो वेक्टर है और दोनों इक्वल है, और कोई एक अननोन होता है छोटा सा, उसको सॉल्व करने के लिए बोलता है कि भाई कैलकुलेट कीजिए, वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे हमसे प्रॉब्लम पूछेगा। बस हमें याद रखना है कि जब भी इक्वल वेक्टर का नाम लेता है प्रॉब्लम में, जब भी इक्वल वेक्टर को नाम लेता है, इसका मतलब दिमाग में क्या जाना चाहिए कि उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है। इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ बी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर। बहुत सिंपल है, आप लोग इसको बस भी डिफिनेशन के तौर पे लिख सकते हैं। द वेक्टर्स व्हिच हैज इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर। अब बात आता है एक निगेटिव वेक्टर। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर किसको बोलते हैं, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आगे यूज भी करते हैं। एडिशन ऑफ ए वेक्टर के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर में हम लोग इसको यूज भी करते हैं। बोल दिया, जैसे हमसे हमारे पास एक प्रॉब्लम बोला क्या कि एक ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है। अब हमसे बोला क्या कि निगेटिव ऑफ ए बताओ। निगेटिव ऑफ ए का मतलब होता है कि ए के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, केवल और केवल किस में आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, और वो डायरेक्शन सीधा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, निगेटिव अपोजिट हो जाएगा। यानी निगेटिव ऑफ ए वेक्टर हम बात करें तो निगेटिव ऑफ ए वेक्टर इसका क्या आएगा, कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, मान लो कि कोई बी वेक्टर है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर। अगर ऐसा है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब केवल डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है, केवल डायरेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमसे बोल दे कि बी वेक्टर का कैरेक्टर क्या होगा, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, but direction of b vector and unit vector of b is equal to minus of unit vector of a। बहुत सिंपल वे में हम लोग निगेटिव ऑफ ए वेक्टर पढ़ लिए। बस याद यही रखना है कि कभी भी निगेटिव ऑफ वेक्टर की बात करेगा, निगेटिव ऑफ ए वेक्टर की बात करेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, बस और बस उसका डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। बस ये टाइप ऑफ वेक्टर इतना ही हम लोग को सिलेबस में है, इससे ज्यादा यूज होता भी नहीं, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की बात हम लोग आगे किए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम जो आता है ना, कुछ दूसरे तरीके का आता है। मैं थोड़ा सा बस उसका इंट्रोडक्शन टाइप बता रहा हूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके दे देता है, तो वहां पर दिक्कत होता है। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे हम लोग बहुत
10th क्लास 9th क्लास में भी पढ़े हैं, बहुत छोटी क्लास में भी पढ़ लेते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऊपर को क्या बोलते हैं नॉर्थ, नीचे को क्या बोलते हैं साउथ, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं ईस्ट और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं वेस्ट। ठीक है, हम लोग ऐसा भी लेते हैं, इसको प्लस एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको प्लस वाई एक्सिस भी मान लेते हैं। वो तो मानने के ऊपर है कि आपने क्या माना है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशंस में ऊपर के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं नॉर्थ, नीचे के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं साउथ और इस साइड को ईस्ट और इस साइड को वेस्ट। ठीक है, अब हमसे कभी कभी प्रॉब्लम ये पूछ लेता है, बोलता है कि एक वेक्टर है, ए वेक्टर है, ए वेक्टर है और ए वेक्टर ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम लोग सब कुछ जानते हैं, समझ में भी आ रहा है कि ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए वेक्टर ईस्ट से कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल। अब इसको रिप्रेजेंट करने में गड़बड़ हो जाता है, गलती हो जाता है। जैसे अगर हमसे पूछे कि ए वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, तो हम लोग क्या बोलते हैं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ऑफ, पहले नॉर्थ बोलते हैं उसके बाद ईस्ट बोलते हैं, तभी वेक्टर को हम लोग समझ में आ जाता है कि क्या बोल रहा है, कैसा वेक्टर होगा। तो हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं, वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्या होगा भाई 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमको इसको इसी वेक्टर को कुछ तरह से दूसरे तरीके से बताया जा सकता था, जैसे क्या कि अगर हम लोग बात करें कि ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना होगा भाई 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। तो इसको बताने का तरीका दूसरा था, इसको ऐसे ही बता सकते थे, क्या बताते भाई कि 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, दोनों तरीके से बता सकते हैं। बस देखो यहाँ पे बताने का मेन मकसद ये था ना कि गलती हो जाता है। जैसे हम लोग सब कुछ सही निकाल लेते हैं और यहाँ गलती क्या करते हैं, डायरेक्शन में गलती करते हैं, उसके चलते हमें नेगेटिव मार्किंग मिल जाता है। बहुत थोड़ा सा गलती, बस केवल सब पता भी था और फिर भी गलती हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखते हैं। बस एक मैं और इसी में बता दूं, इसी में एक और प्रॉब्लम में करा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब बी वेक्टर यहां से माई बाइक में मान लिया मैंने 37 डिग्री एंगल बना रहा है, 37 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बी वेक्टर का डायरेक्शन लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर वेक्टर बी क्या बोलेंगे भाई 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब 37 डिग्री इधर से एंगल कितना होगा भाई 53 डिग्री। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको इस तरह से बोल सकते हैं 53 डिग्री। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर वेक्टर गिवन है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अपने पास क्या है, a इक्वल टू 3i कैप और b इक्वल टू 4j कैप। ठीक है, तो अब हमारे पास अगर बोला जाए a वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप है तो कैसे करेंगे, इसके बारे में a और b को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसके पहले वाले क्लास में कर लिए थे। लेकिन अगर कंबाइंड फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। a वेक्टर है 3i कैप, तो 3 यूनिट चला x एक्सिस में, क्योंकि 3 और i कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, और 3 क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो 3 यूनिट x डायरेक्शन में जाना है, तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, और ये 3i कैप हो गया। ठीक है, अगर हम लोग 4j कैप की बात करें तो 4 यूनिट कहां चलना है, y डायरेक्शन में चलना है। तो हम लोग 4 यूनिट चले 1 2 3 और 4, यानी ये क्या हो जाएगा 4j कैप। ठीक है, अब हमें तो चाहिए 3i कैप प्लस 4j कैप। 3i कैप प्लस 4j कैप की अगर बात करें तो यहां से हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं और यहां से हम लोग वर्टिकल लाइन खींचते हैं। जहां पे कट करता है ना उसको हम लोग एक ऑरिजिन से इसको मिला देते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो यही क्या है, ये जो वेक्टर है वो ये वेक्टर है और इसका वैल्यू क्या है 3i कैप प्लस 4j। अब बात ये आता है कि भाई वेक्टर तो हमने डिटरमाइन कर लिया, बना लिया, रिप्रेजेंट कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। अगर कोई बोलेगा कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले, तो ए वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है ना तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 5।
ये अपने पास क्या है 5 यूनिट, इसका लेंथ क्या होगा 5 यूनिट। मैंने कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगा दिया, 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, तो ये वाला हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 5 यूनिट हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है डायरेक्शन का, तो डायरेक्शन के लिए अभी मैं पहले बताया था, किसी तरह से अगर हमारे पास ये एंगल मिल जाता है थीटा अगर मिल जाता है तो हम लोग बहुत आसानी से बता देंगे। तो अगर हम लोग थीटा लिखना चाहें तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन P, ये 4 यूनिट और 3 यूनिट है, यानी 4/3। तो tan अगर 4/3 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है, 4/3 की अगर बात करें तो tan 53 का वैल्यू होता है। तो tan थीटा इक्वल टू tan 53 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 53 डिग्री। अब डायरेक्शन हमें बताने के लिए मैंने पहले ही बताया था कि भाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 53 डिग्री एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन फ्रॉम एक्स एक्सिस ए वेक्टर है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या होता है कि जैसे ए तो 2 ही है, आई और जे ही है, अगर के भी हुआ तो क्या होगा। तो मैं एक जनरल बता रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है और इसका जो है ना वो एक्स आई कैप है प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप है। ठीक है, तो अगर हम मॉड ए की बात करें, तो मॉड ए का वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या हो जाता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है, सबका स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर रूट के अंदर रख करके ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो वहां से मैग्नीट्यूड बहुत आसानी से निकल जाता है। इसको अगर बुक्स में अगर देखोगे तो ऐसे भी लिखा जाता है ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। देखो ऐसा लिखने का मेन मकसद क्या है ना कि ए एक्स जो है ना, ए एक्स है ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि ए वेक्टर का कंपोनेंट किसके अलोंग एक्स, जैसे मैंने हमने ए वेक्टर का कंपोनेंट 3i कैप था ना, तो 3 क्या था, ये यही एक्स है। ठीक है, उसी तरह से ay की अगर हम लोग बात करें तो ay क्या है y एक्सिस के अलोंग का जो कंपोनेंट है ये वेक्टर का, उसको ay से बोले यानी 4 ये वाला लेंथ। उसी तरह से z एक्सिस भी, z एक्सिस अगर हम बाहर की ओर खींचे तो ये z एक्सिस आ जाएगा और हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दिस इज z एक्सिस। अब अगर हम लोग बात करें दिस इज z एक्सिस, तो अगर हम लोग ए जेड क्या है ए वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। बस आसानी से निकल जाएगा। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। अगर अपने पास कोई वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब अगर मैग्नीट्यूड पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी ये 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी टोटल कितना आ जाएगा 50, तो रूट अंडर 50। ठीक है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 5√2 यूनिट होगा मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत यहां तक? मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान काम है इस फॉर्मेट पे। अगर जेड एक्सिस नहीं दिया रहेगा तो 0 मान लेंगे जेड को, और यहाँ पे केवल ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब बात हम लोग करते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, डायरेक्शन निकालना सीख गए। अब अगर हम लोग बात करें कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में कौन सा एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बोलेंगे। अगर हमारे पास मान लिया कि कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा कोई क्या है बी वेक्टर है ऐसा, और ए है मान लिया कि एंगल थीटा, तो हम एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंगल बिटवीन द वेक्टर का मतलब है, मैं हेडिंग डाल दूं, अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की बात करूं तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है कि दोनों वेक्टर का हेड एक जगह लाओ या फिर दोनों वेक्टर का टेल एक जगह लाओ, और उसके बाद
जो छोटा एंगल होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन द वेक्टर। हम इसको देखते हैं, देखिए ए इसका हेड ए है, ए का हेड ए है और ए का टेल ए है, बी का हेड ए है और बी का टेल ए है। अगर दोनों वेक्टर का हेड एक जगह लाते हैं, हेड एक जगह लाते हैं यानी कि ए वेक्टर ऐसा रहेगा और बी वेक्टर थोड़ा सा पीछे आ जाएगा ऐसा। देखिए अब यहाँ पे दो एंगल बन रहा है, ए वेक्टर है और यहाँ बी वेक्टर है, यहाँ पे दो एंगल बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक वेक्टर तो एक तो एंगल ए वाला बन रहा है और दूसरा एंगल ए वाला बन रहा है। छोटा कौन वाला, ए या ए है, ये है। और देखिए अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा नीचे ले आए तो यही वाला एंगल की तो बात कर रहे हैं और ये एंगल इक्वल टू ए एंगल होता है, तो अगर ये भी थीटा है तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या हो गया, थीटा हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है कि थीटा का जो वैल्यू होगा ना एंगल बिटवीन द वेक्टर, वो थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही लाई करता है। ठीक है, 0 कब होगा, जब पैरेलल होगा और 180 कब होगा, जब वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाला एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं है, ये है एंगल। तो अब हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम एक बात करें कि हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ऐसा ए वेक्टर है और एक ए वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का एंगल क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। अब हमसे पूछा क्या कि फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी। तो हम लोग देखते हैं कि भाई 60 डिग्री है और ये 180 से तो कम ही है और 0 से ज्यादा है, यानी 180 और 0 के बीच में लाई कर रहा है, यानी यही एंगल होगा और फट से आंसर बता देते हैं कि 60 डिग्री, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि वेक्टर एंगल बिटवीन द वेक्टर में मैंने बताया क्या कि दोनों वेक्टर के चाहे तो हेड के बीच का एंगल या फिर दोनों वेक्टर के टेल के बीच का एंगल। ये है क्या, यहाँ पे दोनों वेक्टर का हेड नहीं है, दोनों वेक्टर का टेल है, टेल भी नहीं है। जब दोनों नहीं है तो फिर कैसे बोल सकते, यानी इसका मतलब हमें इसमें कुछ गलत लग रहा है और हमें यहाँ पे दोनों वेक्टर का हेड और दोनों वेक्टर का टेल एक जगह लाना पड़ेगा। तो एक जगह लाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इस वेक्टर को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए वेक्टर ए है, ठीक है, और इसको अगर हम पीछे ले जाए तो वेक्टर ऐसा नहीं आएगा ये, और ये होगा बी वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा पीछे खींच दिया इस वेक्टर को। ठीक है, दोनों का अब हो गया, दोनों का हेड एक जगह हो गया और दोनों का ये हेड एक जगह हो गया, तो यहाँ पे दो एंगल बना रहा है, एक तो ये वाला एंगल बना रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बना रहा है। ठीक है, बड़ा कौन एंगल, बड़ा ऊपर वाला, छोटा नीचे वाला, यानी छोटा एंगल को हम एंगल बिटवीन द वेक्टर बोलते हैं ना, तो छोटा एंगल यानी ये वाला एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा और ये तो होगा ही नहीं। अच्छा, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा तो भाई इसका वैल्यू क्या होगा, तो देखिए थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये वाला एंगल वैल्यू 60 दिया हुआ है, ठीक है, ये 60 दिया और एक लाइन को 180 बनता है, तो ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज 120 डिग्री। अब गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ध्यान यही देना है कि जब भी हमें वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, तो चाहे तो दोनों का हेड एक जगह ले आओ या फिर दोनों का टेल एक जगह ले आओ। जब दोनों का हेड एक जगह लाओगे तब, या फिर दोनों का टेल एक जगह लाओगे तब, जो छोटा एंगल होगा जिसका वैल्यू 0 और 180 के बीच में लाई कर रहा होगा, वही क्या होगा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट आएगा वो हम हमारे व्हाट्सएप पर भी आप भेज सकते हैं या फिर फेसबुक पर भी भेज सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। या फिर आपको नंबर भी दिया हुआ है, हम लोग एक जूम सेशन भी ले लेंगे डाउट क्लास का, जैसे पेपर कंप्लीट होगा। आप लोग अपना नंबर भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जूम सेशन में हम लोग आपको लिंक प्रोवाइड कर सके। थोड़ा सा एक टॉपिक और मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक टॉपिक और, वो है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके बाद हम लोग आएंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जहां से अपना काम होने वाला है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या, बहुत आसान सा याद रखने वाली बात है। देखो अगर कोई मान लिया कि एक वेक्टर ए है, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, अब ए वेक्टर को हमें ब्रेक करना है दो परपेंडिकुलर वेक्टर में। कोई भी वेक्टर, ए ही नहीं, बी सी डी कोई भी वेक्टर है, उसको दो परपेंडिकुलर वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और जिधर से एंगल दिया हुआ होता है वो वाला जो कंपोनेंट आता है, ये वाला जो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इधर, वो आता है ए का तो मैग्नीट्यूड रख दिया और कॉस थीटा। अब अगर हम लोग इस डायरेक्शन में देखें, इधर परपेंडिकुलर देखें, तो इधर क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा मॉड ए।
ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है, लोग रट लेता है इसको, रटता है तो गलती होता है। क्यों? अभी तो थीटा इधर दिया है, अगर थीटा इधर दिया रट के रखे फिर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि जिधर से थीटा दिया हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक्स की तरफ से थीटा दिया हुआ है तो एक्स वाला कंपोनेंट कॉस थीटा ऐड होगा, और वाई की तरफ से जो अगर थीटा दिया हुआ है तो वाई का कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, याद रखिए। तो यहाँ पे जिधर से एंगल थीटा दिया हुआ है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, और जिधर नहीं दिया उधर क्या होता है, साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है। अब हम इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ए साइन थीटा जे कैप। बहुत आसानी से मिल गया। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं भाई, एक एक्स इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी रूट अंडर मॉड ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस मॉड ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो मॉड ए का स्क्वायर का रूट अंडर यानी मॉड ए। देखिए ए का मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया वेक्टर। तो बहुत आसान है, इस तरह से आप कंपोनेंट वेक्टर बता सकते हो। ठीक है, चलो बस अब इतना ही।